नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज इस वीडियो में हम TGT नेचुरल साइंस फीमेल के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी को उसे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रशिक्षण और त्रुटि अधिगम का सिद्धांत विकसित किया था? ट्रायल एंड एरर की थ्योरी किसने दी थी? तो ये तो सभी को पता है, थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हमारा। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? E.L. थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति में पूरी कक्षा को योग्यता के आधार पर दो विभिन्न सजातीय वर्गों में विभाजित किया जाता है ताकि शिक्षक व्यक्तिगत मार्गदर्शन देकर उसकी कठिनाइयों को दूर कर सके? तो ये कौन सा जो विधि होगा कि पूरी क्लास को हम दो भागों में डिवाइड कर दिए और टीचर क्या दे रहा है, केवल एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, उसके अनुसार वो उसमें वहाँ पे हम बच्चों से काम करवाया जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा मेथड? हमारा ट्यूटोरियल मेथड होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस प्रकार का गृह कार्य छात्रों को दिया जा सकता है? सूचनात्मक स्टडी टाइप, इंफॉर्मेशनल, सूचनात्मक स्टडी टाइप, अध्ययन प्रकार। तो इसमें से दोनों होंगे हमारा, बोथ 1 और 2 राइट आंसर है हमारा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार प्रदान करती है? तो देखो, आपको पता होगा कि देखो इसमें क्या है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 से है उससे बहुत सारे धारा पूछे गए हैं। ये 2021 के जो क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। तो धारा भी आप अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें बोला गया है कि दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार प्रदान करती है। ट्रांसफ़र की बात कौन करता है? तो धारा कौन सी है? धारा 5 है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस चरण में विज्ञान का प्रयोग प्रौद्योगिकी और समस्या समाधान पर जोर देने के साथ अलग विषयों के रूप में पेश किया जाना चाहिए? तो विज्ञान का प्रयोग और प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो हमारा जो ये किस में आना चाहिए? प्राइमरी स्टेज में, अपर प्राइमरी स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में कि हायर सेकेंडरी स्टेज में? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा होगा हायर सेकेंडरी स्टेज। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। EDUSET को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2004 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। 2004 में से लॉन्च किया गया था EDUSET को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस उम्र में एक बच्चा आम तौर पर रंगों की पहचान कर नाम लेना शुरू कर सकता है? मतलब रंगों को पहचान भी कर लेता है और उसका नाम भी बता सकता है। तो जब बच्चा 1-1.5 साल का, करीब 18 महीने का होता है, तभी से वो पहचान करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ऑप्शन में ये दिया नहीं है, तो इसलिए हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ठीक है। इसको देखें, अगला देखते हैं हम। भारत में महिलाओं का औसतन पोषण सेवन अनुमानित है। तो जो महिलाओं को कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए, ठीक है, खाना खाने से, तो कैलोरीज है, तो इसमें कौन सा 2200 कैलोरी होगा, लेकिन इसमें दिया नहीं ऑप्शन में, तो ये भी हमारा क्वेश्चन गलत ही दिया गया है, तो इसे छोड़ देंगे। अगला देखो, किसने कहा है, अगर आपसे पूछ लेना कि जैसे कि अगर पूछ ले शहरी क्षेत्रों के लिए, तो शहरी क्षेत्र के लिए कितना होता है? 2100 कैलोरी होता है, और जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी, ठीक है। किसने कहा है, वैज्ञानिक पद्धति में डेटा को व्यवस्थित अवलोकन, और व्याख्या शामिल है, वर्गीकरण और व्याख्या शामिल है? Who has said scientific method consists of systematic observation, classification and interpretation of data? किसने कहा है? तो ये लैंडबर्ग ने कहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCE? CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन
तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। टीजीटी मैथ मेल के एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसका पेपर 2/9/2021 को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें देखते हैं हम कौन सा अधिगम शिक्षार्थियों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कुछ करने के अपने अनुभव को प्रतिबिंबित करती है ताकि वैचारिक अंतर्दृष्टि के साथ साथ व्यवहारिक विशेषज्ञता हासिल की जा सके। तो कौन सा हमारा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता डैश का संकेत है। जब हम कक्षा में बच्चे बात कर रहे होते हैं तो ये किसका संकेत होगा कि दोहराव के कारण बोरियत। कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप क्या करते हैं कि जो टॉपिक है पढ़ा दिया गया है और उसको बाद में आप रिपीट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बच्चों को क्या लगता है कि हमें आ ही रहा है, तो वो क्या करते हैं थोड़ा बात करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्लास में। तो यही है हमारा कि दोहराव के कारण उन्हें बोरियत फील होने लगती है। तो ये कह सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। किसी भाषा में वाक्य या वाक्यांश की रचना को नियंत्रित करने वाले नियमों और सिद्धांतों के समूह को क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है, वाक्य विन्यास। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हमारा। इनमें से कौन हिंदू धर्म का सहायक विषय नहीं है? तो इसमें से कौन सा सहायक विषय नहीं है? देखिए, शिक्षा की बात करें, व्याकरण, ज्योतिष, नक्षत्र नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किस विषय के अध्ययन से पता चला है कि पुरुष और महिलाएं अपने अन्योन्याश्रयता प्रकार में भिन्न हैं? तो किस वर्ष अध्ययन ये पता चला? 1999 में अध्ययन जो किया गया कि बताया गया कि जो पुरुष और महिलाएं हैं वो क्या है, इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। तो इसमें बताया गया ऑप्शन 1999 में। समानता का वातावरण बनाने के लिए शिक्षक को डैश नहीं करना चाहिए। इस तरह के पक्षपाती तरीके के से हाथ भाव भाषा बनाए रखें। बात सही है, पक्षपाती नहीं करनी चाहिए। और इसमें क्या है कि कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित करें और ऐसी किसी भी स्थिति से बचे जो विद्यार्थी को उसके लिंग के आधार पर अपमानित या परेशान कर सकती है। तो इससे भी बचना है। तो ये भी हमारा सही है। लड़के और लड़कियों को कक्षा में भाग लेने के लिए अलग अलग अवसर देना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किससे, हालांकि इसमें जो ऑप्शन दिया गया ना, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सी नहीं करना चाहिए। तो लिंग तटस्थ, यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, तो ये तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सभी जो है ना सही दिया गया, लेकिन इसे पूछा गया नहीं। तो मतलब जो आपका ऑप्शन होगा, देखो इसमें हमारा जो ये है ना तटस्थ सही है। गिव डिफरेंट अपॉर्चुनिटी बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट इन क्लास, ये भी सही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करना और किसी को हम लिंग आधारित अपमानित या परेशान कर सकती हैं, मतलब उससे को बचाने के लिए, तो ये भी हमारा सही है। मेंटेन द बॉडी लैंग्वेज इन सच वेस्ट मैनर्स, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज भी आपको क्लास में सही रखनी है। तो इसमें से कोई ऐसा है ही नहीं कि जो नहीं होना करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसमें गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कम्युनिकेटिव लेसन्स आर नॉट, संचारी पाठ नहीं है। प्रसंगित, शिक्षार्थी केंद्रित, अधिप्रमाणीकरण और ग्रामेटिकल, कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर 4 है जो व्याकरणिक नहीं है, संचारी। अगला देखते हैं हम। उद्दीपन सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण क्या है? तो इसमें क्या है, क्या अतिरिक्त सेवाएं उन लोगों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है जो अपने नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षण से ऊपर और उससे आगे प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, या एक अन्य तरीका है जो प्रशिक्षु विकास में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। तो यही है हमारा
एक अन्य तरीका है जो प्रशिक्षी विकास में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के लिए आकलन में होने वाली मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? तो जब हम अधिगम करते हैं तो उसमें शिक्षक प्रत्येक छात्र को उसके अधिगम में सुधार करने के तरीके के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करता है। छात्रों से प्रश्न करना कि वे किस स्तर पर हैं। छात्र जो अपने आकलन और मूल्यांकन है तो शिक्षक पर निर्भर रहते हैं। नैदानिक परीक्षा फॉर्मेटिव असेसमेंट। अधिगम के लिए आकलन, तो अधिगम के लिए आकलन जब हम करते हैं तो उसमें कौन सा होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अधिगम के लिए आकलन में होने वाली मुख्य प्रक्रिया कौन सी? अच्छा, मुख्य प्रक्रिया पूछा गया ना इसमें, अधिगम के लिए आकलन तो नहीं पूछा गया। देखो इसमें पूछा गया शिक्षक प्रत्येक छात्र को उसके अधिगम में सुधार करने के तरीके के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट तो है लेकिन इसमें फीडबैक भी दे रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा ये हमारा है। सुधार तो कर ही रहे हैं यहाँ पे और उसके करने के तरीके के बारे में प्रदान कर रहा है, प्रतिक्रिया प्रदान कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर 1 नहीं रहता तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता। ठीक है, अधिगम के लिए अगर हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। अगला देखो, द इंडिविजुअल, जिस व्यक्ति में अद्वितीय लक्षण और विशेषताएं होती हैं उसे डैश कहा जाता है। तो एक्सेप्शनल इंडिविजुअल कहा जाएगा, असाधारण व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। टीजीटी मैथ मेल के एग्जाम में पूछा गया है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट शिक्षण विधियों की सहयोगात्मक परियोजना किस अधिगम को प्रोत्साहित करेगी? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, तो इसमें कौन सा है? कोलैबोरेटिव में हम जो बात करते हैं वो इनडायरेक्ट लर्निंग की बात की जाती है। ठीक है, सहयोगात्मक परियोजना में किस अधिगम को प्रोत्साहित करेगी? इनडायरेक्ट लर्निंग को। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? 2 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिक्षण की प्रभावशीलता को डैश के संदर्भ में आंका जाना चाहिए। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म ऑफ, तो इसमें है पाठ्यक्रम कवरेज करने के लिए केवल पाठ्यक्रम कवरेज पूरा कर दो, छात्रों की रुचि, कक्षा गृह में शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री का उपयोग, केवल यही होगा। अच्छे अंक प्राप्त करने में उम्मीदवार की दक्षता, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे शिक्षण की जो प्रभावशीलता होती है केवल इसमें स्टूडेंट की जो इंटरेस्ट है वही नहीं होगा। ठीक है, इसमें हमें ये भी ज़रूरी है कि इसमें अच्छे अंक भी आने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक कक्षा में अनुवाद करने में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं हो सकता है? भाषाओं के बीच अनुवाद, विभिन्न भाषाओं के साथ तुलना करना और खेलना, गतिविधि के पूरे भाग में अनिवार्य रूप से विद्यालयी भाषा का प्रयोग करना। तो ये वाला जो नहीं होगा हमारा, यूजिंग स्कूल लैंग्वेज कंपल्सरी इन होल पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अधिगम या विद्वतापूर्ण जांच की एक शाखा है जो छात्रों के लिए विशेष रूप से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों में एक संरचना प्रदान करती है। तो कौन सी अधिगम है? बहुभाषिकता, मल्टीडिसिप्लिन, एकेडमिक, विद्यार्जन विषय होगा। तो विद्यार्जन एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो छात्रों के लिए विशेष रूप से स्नातकोत्तर और स्नातकोत्तर में एक संरचना प्रदान करती है, कौन सी है? एकेडमिक डिसिप्लिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ लड़के और लड़कियां जन्मजात अधिवृक्क अतिविकसन नाम की अवस्था के साथ पैदा होते हैं जिसके कारण उनमें निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उनके गैर प्रभावी साथियों की तुलना में एंड्रोजन
एंड्रोजन का जो स्तर है काफ़ी अधिक होता है, बिल्कुल सही है। दूसरों की तुलना में अपनी शारीरिक बनावट के बारे में कम परवाह करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1 ही राइट आंसर होगा हमारा। अगला भी देख लेते हैं हम। लड़की और लड़की जोड़ीदार के साथ खेलने से बचने के लिए पारंपरिक स्तन घटनाओं के इर्द गिर्द घूमने वाले खेल ना खेलना। लड़कियों को ऐसा व्यवहार करने के लिए दृढ़ता से प्रभावित करना, जैसे कि वह लड़के हो या इसके विपरीत। हालांकि ऑप्शन नंबर इसमें 1 ही सही है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बच्चे जो देखते हैं उसका अनुकरण और अंतिकरण क्यों करते हैं और ये फिर उन पैटर्न को अपने जीवन में दोहराते हैं? बात तो बिल्कुल सही है। बंडोरा की थोड़ी आपको याद होगा, जो बच्चे देखते हैं वही अनुकरण करते हैं और वही सीखते हैं और उससे दोहराते भी हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि कुछ लक्षण या गतिविधि उनके लिए संलग्न होने के लिए उपयुक्त अनुपयुक्त हैं, क्या वे माता पिता की पीढ़ियों से बहुत प्रभावित हैं? क्योंकि बच्चे अपने प्राथमिक देखभालकर्ता को जो कुछ करते देखते हैं उसके अवलोकन अनुकरण के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं, क्योंकि वे समकक्ष व्यक्ति की तुलना में उन भूमिकाओं को वयस्कों के रूप में खुद ही लेने की अधिक संभावना रखते हैं जिनके माता पिता कम रूढ़िवादित हैं। ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो बच्चे क्या करते हैं, जो देखते हैं, जो उनकी देखभाल करता है, वही अनुकरण के माध्यम से उसे सीखते हैं। भाषा में एक विद्यालय विषय के रूप में कौन सी शिक्षण का प्रणाली विषय नहीं है, प्रणाली विज्ञान नहीं है? शिक्षक उन्मुख, प्रपत्र उन्मुख, प्रकार्य उन्मुख, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। कौन सा? टीचर फॉर्म फोकस, फंक्शन ओरिएंटेड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान और व्यक्तिगत ज्ञान के अधिकांश पहलुओं की तरह कौन सा ज्ञान अनुभव या अनुभवजन्य साक्ष्य पर निर्भर है? तो पक्ष ज्ञान जो होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश में अन्य छात्रों को उनके काम की गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया प्रदान करने वाले छात्र शामिल हैं, तो कौन से हो जाएंगे इसमें? 9 का सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, कोलैबोरेटिव असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट। तो कौन सा हो जाएगा इसमें कि इन्वॉल्व्स स्टूडेंट प्रोवाइडिंग फीडबैक टू अदर स्टूडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। तो पीयर असेसमेंट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोलैबोरेटिव लर्निंग असेसमेंट, पीयर असेसमेंट ही होगा इसमें। 9 का 2 पीयर असेसमेंट है। अगला देखो, आरटी अधिनियम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित डैश वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बच्चों के अधिकार का प्रावधान करता है। तो 6 से 14 साल तक के बच्चे को राइट टू फ्री एजुकेशन की बात करता है, आरटी में बात की गई है, ठीक है। अगला देखते हैं हम। टीजीटी मैथ मेल के एग्जाम में पूछा गया है। शिक्षण में चर्चा पद्धति का क्या महत्व है? इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कशन मेथड इन टीचिंग। जो टीचिंग में डिस्कशन मेथड किया जाता है उसका इम्पोर्टेंस बताना है कि किस लिए किया जाता है डिस्कशन मेथड। तो इससे क्या होता है? एक्टिव लर्निंग भी होता है। बात करना शुरू तो ये नहीं होगा, ठीक है। गाइडेड कन्वर्सेशन, तो ये भी हो सकता है, गाइड इसमें गाइड किया जाता है। एक्टिव लर्निंग भी होता है। स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग इसमें ज़्यादा सही होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम डिस्कशन मेथड का यूज करते हैं तब हम क्या करते हैं? चिंतन करना स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करने के लिए हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें निकल कर बाहर आती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग इसमें हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम कौन तय करता है? सरकार तय करेगी? द स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, द स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, राज्य शिक्षा बोर्ड तय करता है।
प्रधानाचार्य, शिक्षा मंत्री नहीं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों को डैश के माध्यम से समाविष्ट करते हैं। जो अवधारणा और विचारों के बीच के संबंधों को स्पष्ट रूप से चित्रित करते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? शिक्षक विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों को डैश के माध्यम से समाविष्ट करते हैं और जो अवधारणा और विचार के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से चित्रित कर से क्या बोलते हैं? कंसेप्ट ग्राफ, कंसेप्ट मैप, कंसेप्ट चार्ट, कंसेप्ट ग्राफ होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 3 का कंसेप्ट मैप की बात होगा, सॉरी कंसेप्ट ग्राफ नहीं होगा, कंसेप्ट मैप होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 2 कंसेप्ट मैप हम बनाते हैं ना, तो वही होगा। विद्यालय का लक्ष्य डैश विकसित करना होना चाहिए, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य। यही ऑप्शन सही है हमारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला देखो, किस प्रकार का परिवार एक महिला को एक से अधिक पुरुषों से विवाह करने की अनुमति देता है? तो बहुपतित्व परिवार जो होगा वो देगा, ठीक है। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी रणनीति का उपयोग छात्रों के लिंग मुद्दों के प्रति जागरूक करने के लिए नहीं किया जा सकता, जिसके परिणाम स्वरूप लैंगिक समानता का दृष्टिकोण विकसित होगा? फिल्म विश्लेषण, आत्मकथाओं का विश्लेषण, साक्षात्कार से एकत्रित आंकड़े, समाज विश्लेषण। जब बोला कि नहीं दिया जा सकता, देखो फिल्म विश्लेषण दे सकते हैं हम, फिल्म एनालिसिस ऑफ बायोग्राफी, इसका भी दे सकते हैं। साक्षात्कार से एकत्रित आंकड़े, सोसाइटी एनालिसिस, तो ये भी हो सकता है। इंटरव्यू वाला नहीं होना चाहिए हमारा। 6 का फोर दिया गया है। 6 का कौन सा? सोसाइटी एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड फ्रॉम इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के माध्यम से भी हम लैंगिक समानता को बात कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के मुद्दे पर हम जो मतलब लैंगिक समानता के मुद्दे पर हम इंटरव्यू ले सकते हैं किसी का, ठीक है। फिल्म भी दिखा सकते हैं। समाज विश्लेषण, सोसाइटी एनालिसिस, सोसाइटी में तो बात बिल्कुल सही है। देखो सोसाइटी में क्या होता है ना कि सोसाइटी में तो हम लैंगिक समानता की बात होती नहीं है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो पक्षपात करते हैं, बोलते हैं लड़की हैं काम करेगी, पढ़ने लिखने ज़्यादा पढ़ना लिखना उसे नहीं चाहिए। तो मतलब समाज में तो उल्टा सुल्टा बात होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही होगा इसमें। अंग्रेजी पढ़ाने का सही उद्देश्य कौन सा है? तो अंग्रेजी पढ़ाने का सही उद्देश्य क्या? लिटरेसी डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ये होगा। स्वाध्याय का अर्थ विकसित करना, विचारों की सराहना करने की क्षमता विकसित करना, ज्ञान विकसित करना। तो लिटरेसी डेवलपमेंट एबिलिटी टू अप्रिशिएट आइडियाज़ के लिए तो नहीं होगा। डेवलपमेंट नॉलेज डेवलपमेंट करने के लिए भी कहा जाता है, लेकिन साक्षरता तो सब आ जाएगा, ठीक है। नॉलेज में आ जाएगा इसमें साक्षरता में। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल एक व्यक्ति के EQ से संबंधित समाजशास्त्रीय शब्द है? EQ मतलब क्या होता है? इमोशनल क्वोशिएंट, इसमें सॉफ्ट स्किल होना चाहिए, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल इसमें होगा हमारा। व्यवहारिक कौशल की बात की जाएगी इमोशनल क्वोशिएंट में। अगला देखो, पियाजे का अधिगम सिद्धांत स्कीमा के किन स्तंभों के इर्द गिर्द नहीं घूमता है? एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, असेसमेंट, इक्विलिब्रेशन। तो जो असेसमेंट है ना, पियाजे इनकी बात नहीं करते हैं। पियाजे एसिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन इस सब की बात करते हैं, इनकी बात नहीं करते असेसमेंट की, ठीक है। तो आकलन इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्सर त्वचा ज्ञानेंद्रिय के रूप में जाना जाता है, डैश में जगह में स्पर्श गति और अक्सर त्वचा ज्ञानेंद्रिय के रूप में जाना जाता है, बात सही है। डैश में जगह में स्पर्श गति और शरीर मुद्रा शामिल होती है। तो कौन सा होगा? टेक्सुअल सेंस, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हमारा।
चलो 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो में आज इतना ही, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।